तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने कल वाला लेक्चर देख लिया होगा और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और किस में एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, किस में एनर्जी कम निकल रही है। एनर्जी निकल रही है तो उससे हम बना क्या रहे हैं, एटीपी क्या होता है, एटीपी कैसे एनर्जी देता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। क्या फिर प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? तो हाँ, हमने पढ़ा था रात में वो ब्रीथ इन करते हैं और CO2 को एक्सचेंज भी करते थे। हालांकि दिन में वो CO2 इन एंड आउट कर रहे थे, CO2 को अंदर लाते थे, O2 को आउट कर रहे थे। खैर, ये सब चीजें तो हम लोग बात कर चुके हैं। आज का इस रेस्पिरेशन टॉपिक का जो लास्ट हमारे पास पार्ट है विच इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, आप लोग समझ लीजिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये दो पैसेजेस, दो पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला होता है हमारे पास एयर पैसेज। देखिए, एयर पैसेज नोस्ट्रल से चालू होता है, फिर ये नेजल कैविटी जाता है, फिर पीछे फेरिंग्स पहुंचता है। फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। फिर यहां से हम नीचे इस एयर को लेके आ रहे हैं। अब ये एयर जब नीचे जा रही है तो लैरिंग्स को क्रॉस करती है, लैरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है। फिर ट्रेकिया से ही नीचे जाएगी और ब्रोंकाइस डिवाइड करते हैं। अब देखिए, यहां पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है जो कि इसी चीज को रिप्रेजेंट कर, तो ये रहा नॉस्ट्रल, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स भी हो गया। अब ये रहा ट्रेकिया। अब देखो, जो ट्रेकिया है हमारे पास, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर आप देख रहे हो ये मैंने एक इनकम्प्लीट सी कब्जे जैसी रिंग्स बनाई हुई है। सी, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कार्टिलेज की बनी होती हैं और ये इनकम्प्लीट होती हैं, सी शेप की होती हैं। जैसे आप लोग सोचो, एक पाइप है, पाइप को हम लोग कई बार दीवारों पे लगाने के लिए एक सी ब्रैकेट का यूज करते हैं, बिल्कुल सेम मैनर में उस तरह से है। अब ये है क्यों, ये क्या फंक्शन सर्व करती है? देखो, इसका एजेंडा होता है कि देखिए, जब हम लोग एयर को इन एंड आउट करते हैं तो बहुत ज्यादा एयर प्रेशर हम लोग क्रिएट करते हैं। कभी हम लोग बहुत नेगेटिव एयर प्रेशर बनाएंगे, कभी हाई एयर प्रेशर बनाना है। तो इस कारण से ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये जो वॉल्स हैं ट्रेकिया की, कोलैप्स ना कर जाएं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमको क्या देखने मिलती है? सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो मैंने यहां लिख रखा है प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ट्रेकिया। ओके, फाइन। अब देखिए, ट्रेकिया जब हमारे पास आता है तो ये लंग्स के अंदर एंट्री मारता है और ये डिवाइड कर जाता है इस पॉइंट पे और ये ब्रोंकाइस का निर्माण करता है। अब देखिए, सबसे प्रमुख जो दो में बट रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये भी एयर को कैरी ही कर रहा है अभी तक, ठीक है। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी बनता है, टर्शरी बनता है, फिर फाइनली ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ये सब के सब जो होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये एयर पैसेज हैं, मगर यहां पे अभी तक एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो दूसरा पार्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। और साइट ऑफ एक्सचेंज में आता है हमारा एल्वियोली। तो मैंने देखो यहाँ पे एल्वियोलीज जो है इधर अलग से बना के दिखाए हुए हैं। आप लोग अगर देखोगे तो एल्वियोली एक छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर है। चलो मैं इधर आता हूं। तो एल्वियोली बहुत पतला, थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब देखिए, ये जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं यहाँ पे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लू वाली वेसल दिखाई है, तो आप याद रखिएगा कि ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें ऑक्सीजनेट करना है। तो होता क्या है कि जब ब्लड यहां से यहां आता है तो आप देख पा रहे होंगे कि O2 जो है वो अंदर एल्वियोलीज के ज्यादा हो गई है। मतलब O2 का जो प्रेशर है वो एल्वियोलीज के अंदर ज्यादा होता है, जिस कारण से होता ये है कि ये O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी इस साइट पे। तो आपको याद रखना है, द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज विल बी एल्वियोलाई ओनली। तो ये बात हो गई। अच्छा, एट द सेम पॉइंट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देखो, मैंने CO2 भी दिखाई है, और जो ये CO2 होती है यहाँ पे, ये क्योंकि ब्लड में ज्यादा थी तो CO2 डिफ्यूज आउट कर जाएगी इनटू द एल्वियोली। और जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो वो CO2 जो है हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। तो मैंने लिखा है एल्वियोली आर थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ओके, अब देखिए, यहां पे इतना ही नहीं है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए हमें बहुत सारी मसल्स की जरूरत पड़ती है। अब वो कौन कौन सी मसल्स होती हैं? तो जैसा सबसे पहले एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रही हमारे पास डायाफ्राम। सी, डायाफ्राम जो है बिल्कुल लंग्स के नीचे होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी बुक वाले डायग्राम में भी है, बिल्कुल लंग्स के नीचे होती है। और इसकी रिलैक्स्ड पोजीशन जो होती है वो डोम शेप होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम इसे फ्लैट करते हैं, और जब ब्रीद आउट करना होता है तो हम इसको वापस से प्रेशर करके उसको डोम शेप बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी रिलैक्स्ड पोजीशन जो होती है वो डोम शेप होती है, बट जब आप ब्रीद इन कर रहे होते हो, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये फ्लैट हो जाता है। मगर फ्लैट वगैरह कैसे होगा वो हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और मसल्स भी होती हैं, और वो मसल्स हमको कहां मिलती हैं? रिब्स पे, ठीक है। रिब्स हैव, और उन मसल्स का नाम होता है दोस्तों इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल्स। आप लोग याद रखेंगे ICM, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स के भी दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जैसे आप देखो, समझो मैं सांस जब खींच रहा हूं तो मेरे को रिब्स ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है,
ताकि मैं अंदर वॉल्यूम बढ़ा सकूं। तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे जब मैं कर रहा हूं तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिब्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और मेरी रिब्स को ऊपर की तरफ उठा रही हैं। ये वाली इंटरकोस्टल मसल्स का नाम होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। और इसके अपोजिट जब हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं तो रिब्स को नीचे सेट करना होता है, वापस से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे काम आ रही होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कैसे होता है मैं अभी बताता हूं, बट होपफुली आपको सबसे पहले पैसेज समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी तक क्या क्या मैंने बता दिया है कि भाई हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज की अगर हम बात करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। वन इज द कंडक्टिंग पार्ट जो कंडक्ट कर रहा है एयर को ऑल द वे इनटू द लंग्स टुवर्ड्स द एल्वेली, और लास्ट होता है एक्सचेंज साइड जो कि खुद एल्वेली है। अब बात कर लेते हैं कि हाउ डू वी ब्रीथ एयर इन एंड आउट, हम लोग सांस को अंदर कैसे लेके आ रहे हैं और सांस को बाहर कैसे भेज रहे हैं। मैंने पॉइंट्स में ऑलरेडी लिख लिया है, आप लोग बहुत ध्यान समझिए। देखिए एयर का जो मूवमेंट होता है ना वो है इस बेसिस पे कि जहां पे हाई एयर प्रेशर होगा वो एयर वहां से मूव करेगी उस रीजन में जहां पे एयर प्रेशर लो होगा, तो हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूं तो मेरे को अपने लंग्स के अंदर एक लो एयर प्रेशर बनाना होगा ताकि हवा बाहर से अंदर की तरफ आ सके, और वही जब मेरे को ब्रीद आउट करना होगा तो मेरे को अपने लंग्स के अंदर एक हायर एयर प्रेशर बनाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक एयर से, ताकि यहां से हवा बाहर जा सके। तो मैंने लिख रखा है एयर मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, पहली बात आपको याद रखनी है। अब हम ये हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर अपने लंग्स के अंदर कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर मेरे को ब्रीद इन करना है, मेरे को सांस अंदर खींचनी है, तो मैं क्या करूंगा, देखो टू ब्रीद इन लंग्स नीड्स टू क्रिएट लो एयर प्रेशर, हमें लंग्स के अंदर लो एयर प्रेशर बनाना है। अभी लंग्स के अंदर हम लो एयर प्रेशर कैसे बनाते हैं, तो देखो हमारी मसल्स जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले वो हेल्प करती हैं। कैसे, देखो डायफ्राम जो होता है, जब हम सांस लेंगे, आप सब लोग एक बार सांस लोगे रही तो आपको समझ में आ रहा है ये डायफ्राम नीचे की तरफ गया क्योंकि मेरा पेट पे प्रेशर पड़ा है, ठीक है। तो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, तो डायफ्राम फ्लैटन्स आउट, तो डायफ्राम फ्लैट हो गया। एट द सेम टाइम माय रिब्स आर आल्सो लिफ्टेड, अभी बताया था ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होगा, रिब्स आगे की तरफ होंगी, तो मेरी जो थोरेसिक कैविटी है, जो मेरा ये चेस्ट वाला रीजन है, ये बड़ा हो गया, इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो गई। अब आपको इतना बेसिक मालूम है कि जिस रीजन की वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और जब मेरी थोरेसिक कैविटी में एयर जो है वॉल्यूम बढ़ेगी तो सेम मेरे लंग्स की भी वॉल्यूम बढ़ेगी। लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है तो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा, हवा बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। तो टेक्निकली ये एक साथ ही हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहां पे लो एयर प्रेशर बना रहा हूं वैसे वैसे हवा अंदर आती है। देखो तो एयर प्रेशर लो बनाते रहेंगे, हवा अंदर आती रहेगी। और जब मेरे को ब्रीद आउट करना होगा तो मैं बिल्कुल इसका ऑपोजिट करूंगा, जैसे हालांकि मैंने यहाँ देखो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। तो रिब्स लिफ्ट हो गई है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है थोरेसिक चेंबर में, और जैसी वॉल्यूम चेंजेस थोरेसिक चेंबर में होता है एग्जैक्ट लंग्स भी वही पकड़ता है, तो लंग्स के अंदर भी जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो गई है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो एयर प्रेशर कम होता है लंग्स के अंदर, और इस तरह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें खूब ज्यादा O2 है वो हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। आगे की आपको बात मालूम है, कंडक्टिंग पैसेज से होते हुए वो एल्वियोली तक जाएगी। एल्वियोली के आसपास बहुत तगड़ा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, वहां पे क्या होगा, वहां पे O2 हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगा और हमारा जो डीऑक्सिनेट ब्लड का CO2 होगा वो डिफ्यूज आउट कर जाएगा इनटू द एल्वियोली। वो आप लोग को मालूम है, थोड़ी देर पहले बताया था, हालांकि मैं कुछ डिटेल और भी दूंगा। नेक्स्ट है कि हमें जब सांस बाहर छोड़नी होती है टू ब्रीद आउट, हमें इसको ऑपोजिट करना होगा, यानी मेरे को अपने लंग्स के अंदर अब एक हायर एयर प्रेशर बनाना होगा। किससे हायर, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से ज्यादा हायर प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, तो यहां पे बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। जैसे पहले डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो नाउ वी नीड टू मेक डायफ्राम डोम शेप, डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश करेगा तो लंग्स छोटे नहीं हो जाएंगे, सिकुड़ नहीं जाएंगे। एट द सेम टाइम जो रिब्स होती हैं वो भी अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गई। जब वॉल्यूम कम हो गई तो एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, और एयर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो हमारे पास हवा बाहर निकलेगी। देखिए ओके, तो वो वाली बात है, हम लोगों ने कर दिया। और ऐसे में क्या होता है, जो हमारे शरीर से CO2 रिच एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। आप लोग को याद रखना है कि O2 डिफ्यूजेस इन फ्रॉम एल्वियोली इनटू द RBC, कि हमारे शरीर में अगर हम बात करें एल्वियोली वाली पॉइंट की, कि एल्वियोली में या लंग्स में क्या हो रहा है, तो जो O2 होती है वो डिफ्यूज इन करती है एल्वियोली में, कहां पे, एल्वियोली से RBC के अंदर चली जाती है। ये बात है लंग्स की। एट द सेम टाइम जो CO2 होती है वो डिफ्यूज आउट कर रही होती है लंग्स में, वहीं O2 डिफ्यूज आउट कर जाती है टिश्यूज में, वेयरएज CO2 डिफ्यूज इन कर जाती है टिश्यूज में, यानी टिश्यूज की साइड पे CO2 ज्यादा है तो CO2 कहां मूव कर जाएगा, इनटू द ब्लड, एंड ब्लड से O2 कहां मूव कर जाएगा, इनटू द टिश्यूज। तो यही तो हमें चाहिए था, हमें ब्लड के जरिए यहां पे पूरे में ट्रांसपोर्ट करनी है O2 एंड CO2, तो हमने अचीव कर लिया। ठीक है भाई, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि आरबीसीज जो होता है उसके पास एक पिगमेंट होता है, आप लोग याद रखना, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, HB करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेड कलर जो है प्रोवाइड भी करता है हमारे ब्लड को, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है O2 बाइंडिंग के लिए, मतलब यही पिगमेंट है जो O2 के साथ बाइंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन लिखी जो कि रिवर्सिबल है, HB प्लस O2, तो HB.O2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब देखिए ये बनेगा कहां पे, ये बनेगा हमारे लंग्स में, एल्वेली के अंदर, मगर जहां ये टिश्यूज में जाएगा तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन अपने से O2 डिसोसिएट करके किसको दे देगा, टिश्यूज को दे देगा। इसलिए यहां पे ये आपको रिवर्सिबल वाला साइन देखने को मिल रहा है, पहली बात। मगर जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, देखिए जब कोई व्यक्ति अत मचाता है स्मोकिंग करने की, बहुत स्मोकिंग करता है, या फिर कोई व्यक्ति, आपने कई बार सुना होगा जो लोग अपने घर में अंगीठी जला लेते हैं कमरों में ठंड में, तो उनकी भी एक बहुत आप बोल सकते हो मौत हो जाती है रात में, तो उसकी सेम वजह होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो स्मोक खूब करता है या फिर जो अंगीठी के कांटेक्ट में आता है, तो वो अनबर्न्ड कार्बन के कांटेक्ट में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में है। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो हीमोग्लोबिन की जो O2 के साथ बॉन्ड है वो रिवर्सिबल है, यानी O2 जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है। बट जब कोई व्यक्ति इस तरह के अनबर्न्ड कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में होता है, तो हीमोग्लोबिन बाइंड तो करता है CO के साथ, मगर कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। अब आप खुद सोचो, जब कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा तो उस व्यक्ति के अंदर फ्री हीमोग्लोबिन फॉर O2 बाइंडिंग कम हो जाएगा, और जब फ्री हीमोग्लोबिन O2 बाइंडिंग के लिए कम हो जाएगा तो उसके शरीर में एक कंडीशन बन जाएगी जिसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, यानी उसके शरीर के अंदर O2 की कमी हो गई, हाइपोक्सिया इसको कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी बातचीत। तो यही है आपके कोर्स में, एक बार फटाफट से हम लोग एनसीईआरटी भी रीड कर लेते हैं ताकि कोई चीज छूट ना जाए। ठीक है, और देखिए लिखा है ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करते हैं तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, जैसा हमने बात की थी एयर पैसेज एंड एक्सचेंज साइट। तो लिखा था एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। तो हमारे नोज के अंदर पूरे नेजल जो कैविटी है, यहाँ पे फाइन हेयर्स होते हैं, ये सूट, डस्ट, इन सब चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, द पैसेज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस, म्यूकस भी आपस होता है यहाँ पे, जो चिपचिपा पदार्थ नाक में होता है, और ये क्या करता है, ये एयर को क्लीन करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। कह रहे यहां से एयर पास करती है हमारे थ्रोट में, गले में, और फिर जाती है लंग्स में। कह रहे जब हम लोग एयर को पास करें तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, मैंने बताया था ना कहां मिलती है हम लोगों को, पूरे ट्रैकिया को सपोर्ट करने के लिए मिलती हैं। तो लिखा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज एंश्योर दैट एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स, तो हमारा एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए, टूट ना जाए, इसलिए ये यहाँ पे होती हैं। ये रहा आपका पूरा डायग्राम, आप लोग डायग्राम देख सकते हो, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर साइक, डायफ्राम, लंग्स, रिब्स, हमने सब बात कर ली है, सब चीजों का बता दिया आप लोग को। देखो रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल्स, एंड फाइनली दे आर एंडिंग इनटू दी स्ट्रक्चर, टाइनी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली। ठीक है, कह रहे लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पैसेज डिवाइड होता है स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स में, जैसे क्या था, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और फिर फाइनली क्या आती है, एल्वियोली आती है। कह रहे फाइनली हम लोग एल्वियोलाई पे पहुंचते हैं, तो दे फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एल्वियोली, सिंगुलर में हम लोग एल्वियोलस बोलते हैं। कह रहे एल्वियोली प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस, क्योंकि इसकी वॉल्स बहुत पतली होती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनती हैं। ठीक है, कह रहे इसके आसपास आपको बहुत एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है। कह रहे as we have seen in earlier years when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm, याद रखना है ना, ब्रीद इन में क्या होना है कि रिब्स को लिफ्ट करना है, डायफ्राम को फ्लैट करना है दोस्तों, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। और इस कारण से क्या होता है, जब चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाएगी तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर ज्यादा कहां है, एटमॉस्फेयर में, तो हवा बाहर से अंदर आ जाएगी, बताया ना आप लोगों को, वही चीज हो रही है। कह रहे हैं because of this the air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings CO2 from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood of the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. तो जैसा मैं बता चुका हूं कि जो O2 हमारे alveolis में अब भर गया है सांस लेने के द्वारा, तो वो O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा ब्लड में, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा। एट द सेम टाइम जो CO2 लाया गया था लंग्स पे, वो यहां पे डिसोसिएट हो जाएगा और हमारी एल्वियोलाई से वापस जब हम लोग ब्रीद आउट करेंगे तो वो उसके साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो कि एक वॉल्यूम हमेशा लंग्स में, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, हम इसको कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, और ये इसलिए ताकि क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट है।
अब हमें एक्सचेंज मतलब डिफ्यूज इन एंड आउट करनी है O2 एंड CO2, तो हमें वो हवा का पैसेज उतना बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर सारी हवा अंदर सारी हवा बाहर हो जाएगी तो इतनी जल्दी डिफ्यूजन नहीं हो पाता। तो आप लोग रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में जरूर याद रखिएगा। इसके बाद लिखा व्हेन द बॉडी ऑफ साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन जो हेल्प करता है इसमें, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human being, the respiratory pigment is called hemoglobin, जैसा मैंने आपको बता दिया है, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the RBCs. CO2 is more soluble in water than oxygen and hence mostly transported in the dissolved from in our blood. Technically CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा नहीं होता है बट ज्यादा नहीं होता है। मेनली उसको बॉडी क्या कर देती है, सॉल्युबलाइज कर देती है और उससे बाइकार्बोनेट बना देती है। वो आप लोग 11th पढ़ोगे, बट CO2 को हम लोग प्लाज्मा में डिसॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ये बात याद रखना, ठीक है। और यही था चैप्टर हमारे पास इसमें, ये रेस्पिरेशन वाले पार्ट में। और मैंने ये कैंसर वाली बात बता दी आपको। कैंसर वाली खैर बात नहीं बताई, मैंने आपको बताई है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाली। यहाँ पे बताया कि भाई जो लोग लंग कैंसर की बात करते हैं, स्मोकिंग जो होता है वो इंजूरियस होता है, लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है। ये आप लोग रीड कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बातचीत है यहाँ पे मेंशन्ड है। तो चैप्टर मैंने आपको बता दिया है और एल्वेलीज के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है, आप लोग वो रीड कर सकते हो। क्वेश्चंस ये आप लोग कर लीजिएगा, आपको डाउट है तो मुझे आप लोग डाल दीजिएगा। इनमें से कोई क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। होपफुली आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग अपनी प्लीज व्यूअरशिप बढ़ाएं, अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करें, उनसे बोले कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे में मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा और बढ़िया काम कर पाएंगे। थैंक यू। अब अगला लेक्चर मैथ्स का आएगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, पार्ट 2, वो आज अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा। उसको भी आप लोग ध्यान में रखें। चलिए बाय बाय।